दोस्तों, बेरोजगारी में पड़ा हुआ था। चित्त की दशा अवरुद्ध हो रखी थी। किसी तरह के कोई विचार नहीं आ रहे थे कि आगे क्या किया जाए। एक बार ग्रेजुएट हो जाने के बाद व्यक्ति सबसे पहले अपने आजीविका के प्रश्नों से जूझता है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती नहीं और बच्चा पढ़ा लिखा है तो वो ऐसा कोई काम ढूंढता है जिससे कि उसे नाम भी हो और ज़्यादा उसके कपड़े भी ना गंदे हो और ज़्यादा उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़े, या फिर मेहनत भी करनी पड़े कपड़े भी गंदे हो जाए तो समाज उसे ऐसे नहीं बोले कि पढ़े लिखे हो, ये क्या काम कर रहे हो। तो इन्हीं सभी बातों से मैं जूझ रहा था। मैं सोच रहा था कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सभी सोच के बीच बेरोजगारी की दशा में, जबकि चारों तरफ नैराश्य छाया हुआ था, मेरे एक उपन्यास जहन में आ गया जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। इसका नाम है सेवा सदन। तो अब हम इस पूरी किताब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस प्रसंग का जिक्र करना जरूरी है जिसके कारण यह उपन्यास हमारे जहन में आया। जी हाँ, इसमें एक किरदार है सदन, जो कि अपनी बेरोजगारी की समस्या से जूझता है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से इस समस्या का हल निकाल पाता है। सदन नित्य इसी चिंता में डूबा रहता है कि इस सूत्र को कैसे सुलझाऊं। उसने सारे शहर की खाक छान डाली। कभी दफ्तरों की ओर जाता, कभी बड़े बड़े कारखानों का चक्कर लगाता और 2-4 घंटे घूम घाम कर वापस लौट आता। उसका जीवन अब तक सुखभोग में बीता था। उसे संसार का कुछ अनुभव ना था। वह नहीं जानता था कि इस दरबार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है। यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है जो पत्थर के निर्दय चौखटों पर माथा रगड़ना जानता है, जो उद्योगी है, निपुण है, नम्र है, जिसने किसी योगी के सदृश से अपने मन को जीत लिया है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है। अब यहाँ यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी दोस्तों, कि जो अन्याय के सामने झुक जाता है। यहाँ प्रेमचंद ने एक नंगा यथार्थ लिख दिया है कि नौकरी उन्हीं को मिलती है, संसार उसी को नौकरी देता है जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध के समान पी जाता है, और जिसने आत्माभिमान को पैरों तले कुचल डाला है। वह ना जानता था कि वही सद्गुण जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते हैं, इस क्षेत्र में निरादर की दृष्टि से देखे जाते हैं। वह ईमानदार था, सत्य वक्ता था, सरल था, जो कहता मुंह पर लगी लिपटी रखना ना जानता था। पर वह नहीं जानता था कि इन गुणों का आत्मिक महत्व चाहे जो भी हो, संसार की दृष्टि में विद्या की कमी इनसे नहीं पूरी होती। अब यहाँ जो विद्या की बात की जा रही है वो प्रैक्टिकल विद्या की बात की जा रही है दोस्तों। सदन को अब बहुत पछतावा होता था कि मैंने अपना समय व्यर्थ खोया, कोई ऐसा काम ना सीखा जिससे संसार में निर्वाह होता। सदन को इस प्रकार भटकते हुए 1 मास से अधिक हो गया और कोई काम हाथ ना लगा। सदन की दशा इस समय उस मनुष्य की सी थी जो रात को जंगल में भटकता हुआ अंधेरी रात पर झुंझलाता है। इसी निराशा और चिंता की दशा में एक दिन वह टहलता हुआ नदी के किनारे उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बहुत सी नावें लगी हुई थीं। नदी में छोटी सी नावें इधर उधर इठलाती फिरती थीं। किसी किसी नौका में सुरीली तानें सुनाई देती थीं। कई किश्तियों पर से मल्लाह लोग बोरे उतार रहे थे। सदन एक नाव पर जा बैठा। संध्या समय की शांतिदायिनी छटा और गंगा तट के मनोरम काव्यमय दृश्य ने उसे वशीभूत कर लिया। वह सोचने लगा कि यह कैसा आनंदमय जीवन है। ईश्वर मुझे भी ऐसी ही एक झोपड़ी दे देता तो मैं उसी पर संतोष करता, यहीं नदी तट पर विचरता, लहरों पर चलता और आनंद के राग पाता। तो कुछ इसी तरह की काल्पनिकता ने उसे घेर लिया और वो उसी समय एक बिजनेस आइडिया पा लिया कि मैं एक नाव खरीद लेता हूँ और नावें चलाऊँगा और फिर उसी से रुपये कमाकर एक झोपड़ी बनाकर इसी में गुजर बसर करूँगा। तो इस तरह से वो रोजगार ढूंढता है। तो यह तो था एक बस मात्र प्रसंग, लेकिन इस उपन्यास में जीवन भर की सीख दी हुई है। प्रेमचंद ने शिद्दत से लिखी हुई है और वो सीख पाकर आप भी धन्य हो जाओगे। तो कम से कम ना सही उन सारी सीखों की, तो कम से कम आप सदन के इसी प्रसंग को पढ़ने के लिए भी यह उपन्यास खरीद सकते हो। अगर बात करें इस उपन्यास के बारे में तो यह उपन्यास नारी समस्या पर लिखा गया है, जिसमें दहेज प्रथा,
बेमेल विवाह और वेश्यागमन जैसी कुरीतियों से निवारण का प्रयत्न कर रहे हैं आदरणीय प्रेमचंद जी। तो अब मैं इस उपन्यास का संक्षेप में ओवरऑल एक विवरण दे देता हूँ। यह उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इससे पहले यह उपन्यास उर्दू में लिखा गया था, जिसका नाम था बाजार हुस्न, मतलब हुस्न का बाजार, जिसे बाद में प्रेमचंद ने हिंदी में अनुवाद किया और इसका नाम सेवा सदन रखा और 1918 में इसे पब्लिश कर दिया। उसके बाद यह उपन्यास हाथों हाथ पसंद किया गया, बहुत पढ़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि बैल चलाने वाला हलवाहा अपने साथ खेत पर यह उपन्यास ले जाता था और जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिलती थी पढ़ता था। काम करने वाला कामगार अपने साथ यह किताब ले जाता था और फुर्सत के क्षणों में इसे पढ़ता था। तो इसकी प्रसिद्धि इतनी थी। और इसकी कहानी की अगर बात करूं तो इसकी कहानी शुरू होती है एक दरोगा से, जो कि बहुत ही ईमानदार होता है और उसकी 2 बेटियां रहती है, बेटा एक भी नहीं है। अगर बेटा रहता तो कहानी संभल जाती, लेकिन 2 बेटियां रहती है और वो दरोगा जो है बहुत ही ईमानदार रहता है, जिसके कारण वो अपनी बेटी की शादी के लिए रुपया बचा के नहीं रख पाता है। अगर वो ज़्यादा चालाक होता, ईमानदार नहीं होता, तो वो रुपये पहले से इकट्ठा करके रखता उसके दहेज में देने के लिए, लेकिन वो रुपया इकट्ठा करके नहीं रखता है, जिसके कारण उसे शादी के समय दिक्कतें आती है और वो फिर जाकर घूस लेता है और जिसमें वो पकड़ा जाता है। क्योंकि वो ईमानदार था और पहली बार वो घूस ले रहा था, तो घूस लेने के लिए भी एक अनुभव चाहिए होता है, तो वो उसके पास नहीं था, तो इसलिए वो पकड़ा जाता है। जिसके बाद सारी विपत्ति आ जाती है दोनों बेटियों पर और उनकी माँ पर। तो दोनों लड़कियों में से एक का नाम है सुमन, एक का नाम है शांता। सुमन अपने नामानुसार सुमन की तरह है, फूल की तरह है, बहुत ही नाजुक, इसका मन बहुत ही चंचल है, जबकि शांता अपने नामानुसार शांत किस्म की लड़की है। और इन दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी इसकी माँ पर आ जाती है शादी की। तो माँ अपने पति के जेल जाने के बाद इन दोनों लड़कियों को लेकर अपने मायके चली जाती है, जहाँ इसके मामा सुमन के लिए वर ढूंढने जाता है और वर ढूंढने में थोड़ी कोताही करता है और फिर जाके कोई एक ऐसा लड़का ढूंढ देता है जो कि मतलब बहुत ही बेतुका है, बेमेल है। इसका और सुमन का कोई मेल नहीं खाता है। सुमन अच्छे घर में पली बड़ी थी, बड़े घर की बेटी थी और बहुत ही ऐशो आराम में पली बड़ी थी, जबकि लड़का एक कामगार है, छोटा सा कामगार है, बहुत कम रुपये की तनख्वाह है उसकी। तो इस तरह से उसकी शादी हो जाती है, जो कि बेमेल विवाह है। तो इस पर भी प्रश्न उठाया है प्रेमचंद ने कि बेमेल विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। सुमन ऐशो आराम में पलना चाहती है, जबकि उसे ससुराल आते हैं सारे काम दे दिए जाते हैं, वो घर का सारा काम करती है, गृहस्थी का सारा काम करती है और थोड़ा भी आराम नहीं है उसे। और फिर जाकर यहाँ एक चीज़ और दिखाई गई है कि परिस्थिति, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका भी हमारे ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो सुमन का घर जहाँ है ससुराल में, उसी के घर के सामने एक ऐसा घर है जिसमें एक वेश्या रहती है जिसका नाम है भोली बाई। तो सुमन कभी कभी खिड़की खोलती है तो उसके घर के आंगन दिखते हैं, तो वो उसके आंगन को देखकर सोचने लगती है कि यार हमारी ज़िंदगी से अच्छी तो इसकी ज़िंदगी है, क्योंकि इसके आंगन में रोज़ ही उत्सव का माहौल रहता है। शहर के बड़े बड़े सोहदे आते हैं, बड़े बड़े रईस ख़ानदान के लोग इसके घर आते जाते रहते हैं। इसकी तो ठाठ बाट है, हम तो पतिव्रता होके भी हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से सुमन पहली बार क्वेश्चन करती है और मुझे यहाँ सुमन का क्वेश्चनिंग माइंड अच्छा लगा। जबकि शांता बहुत ही शांत स्वभाव की है और फिर जाकर वो परंपरागत तौर पर जैसे कहा जाता है उस तरह से शादी कर लेती है और निभाती है, वो क्वेश्चन नहीं करती है। हालांकि शांता को जीवन में कम कठिनाइयाँ आती है, कम भटकन होती है, फिर भी सुमन हमारे लिए एक आदर्श है। मेरे अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँ तो सुमन को मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चनिंग माइंड है। वो कंपेयर भी कर पा रही है कि क्या है नहीं है, और वो भटकन में भी नहीं डरती, भटकने में भी। और फिर जाके कठिनाइयाँ तो आएंगी ही भटकन जब होगी जीवन में। तो इस तरह से सुमन के भटकन को इस उपन्यास में लिखा गया है। अगर आप भी एक लड़की हैं, आपका भी मन भागता रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि अपने मन के अंदर एक आप अपनी तरह की एक सुमन पाते हैं जो कि मतलब हमेशा ही क्वेश्चन करते रहता है कि यार, कंपैरिजन करते रहता है कि यार इसकी ज़िंदगी अच्छी है, ये तो इंस्टा पे ऐसे रील बना के फेमस हो गए, मैं भी थोड़ा ऐसे कर लूँ क्या। तो इस तरह का अगर आपका माइंड है और आप इस तरह से सोचते हो तो आपको एक बार ये उपन्यास ज़रूर पढ़ना चाहिए।
तो इस तरह से सुमन सोचती है कि भोली बाई की ज़िंदगी तो अच्छी है। तो एक बार एक जलसा होता है उसी के पड़ोस में वकील साहब के यहाँ। तो वकील साहब के यहाँ सुमन जाती, क्योंकि वकील साहब की पत्नी से सुमन की दोस्ती रहती है। तो वो रात में 12 बजे सुमन लौट के आती है घर। तो उसका पति उस पर शक करता है, क्योंकि सुमन बहुत ही सुंदर है और उसका पति उतना अच्छा नहीं है। तो उसे लगता है कि सुमन को मेरे में रुचि है ही नहीं, इसीलिए ये घर से बाहर रही इतनी देर और क्या की पता नहीं। तो वो घर से निकाल देता है सुमन को। सुमन वकील साहब के घर जाती है। फिर जाके वकील साहब भी सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए कि वकील साहब का नाम ना खराब हो जाए, वो भी उसे फिर दूसरे दिन घर से बाहर निकाल देता है। तो फिर जाके वो आगे भटक के जाती है, अपने द्वार पे खड़ी रहती है। तो उधर से भोली बाई खिड़की से बुला लेती है उसे और उसे अपना पाठ पढ़ा देती है। सुमन को भी पहले से रुचि तो थी ही, तो वो उसी तरह से वो काम करने लगती है भोली बाई के साथ मिलकर। इस तरह से उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है, नर्क में चली जाती है। तो यहाँ एक विट्ठल दास हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो सुमन को फिर ले जाते हैं अपने साथ एक आश्रम में और फिर जाके वहाँ रखा जाता है। फिर जाके मतलब एक गिल्ट जो है वो सदा बना रहता है। फिर उसके सुमन के पिता निकलते हैं जेल से, तो उसे पता लगता है हमारी बेटी वेश्या बन गई। तो वो जाके आत्महत्या कर लेता है। सुमन के ऊपर ही उसकी मौत की वजह जो है सुमन ही है। तो इस कारण से सुमन इस उपन्यास की धुरी है। सारी कहानी सुमन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन फिर भी मुझे शांता की तुलना में सुमन ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसके पास क्वेश्चनिंग माइंड है और भटकन में भी उसके पास एक शिद्दत है। लोग बिखर के ऐसा सोचते हैं कि ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन वो फिर से एक बार खड़ा होती है और फिर उन जालों को तोड़कर फिर वो निकलती है और फिर जाकर एक सेवा सदन नाम का आश्रम खोलती है और आश्रम की वो मुख्य अध्यक्ष हो जाती है। और फिर जाकर भूले भटके महिलाओं और फिर जो ऐसी महिलाएं जिसे समाज ने बाहर निकाल दिया है उसे उस आश्रम में जगह देती है और फिर जाकर उसकी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश करती है। तो इस किताब से यही सीख मिलता है, चाहे ज़िंदगी कितनी ही गर्त में चले जाए, ज़िंदगी कितनी ही खराब हो जाए, एक नई शुरुआत की जा सकती है। किसी भी हद तक गुजर जाने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है और जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। इसका अंत दुखांत नहीं है, बहुत ही आकर्षक है, अच्छा है और एक समाज के लिए प्रेरणादायक है कि अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई या आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए जिसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, तो फिर जाके आप उसे फिर से अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हो। चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, आप अपनी इमेज को बदल सकते हो। फिर जाकर सुमन समाज के लिए एक आदर्श बन जाती है सेवा सदन खोलकर। तो यह उपन्यास एक तरह से पूरी ज़िंदगी बयां करता है सुमन की, तो इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस किताब का मूल्य महज 165 रुपये हैं, जो कि इन किताब में जो मूल्यों की बात की गई है उसके तुलना में कम ही है। तो आप इसे अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ऑर्डर करेंगे तो हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।